बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का लेसन नंबर 37 करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि रिग्रेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आप लोगों को नोट डाउन करवाऊंगी वो आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा और आगे वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, अगर जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके दरमियान में एक लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है तो उसको आप लोग इक्वेशन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, इस तरह से आप लोग इसको करेंगे। अब a और b क्या है? ये फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वीडियो स्टोर पे जाते हैं, आपने वहाँ पे उसकी ना मेंबरशिप आपने रखी हुई है, हर माह आप लोग उसको $5 देते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को वो अलाउ करते हैं कि आप कोई भी वीडियो या गेम वगैरह रेंट पे ले सकते हैं और हर वीडियो या गेम के लिए जो रेंट है वो कितना है? $2 है। अब ये आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है तो टोटल कॉस्ट जो है ना एक मंथ की, उसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप लोग कैलकुलेट करते हैं। उससे आप लोगों को रिलेशनशिप भी पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट का और जो आप लोग रेंट पे वीडियो गेम्स वगैरह लेते हैं उसका। टोटल कॉस्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगी? y होगी और जो नंबर ऑफ वीडियोस और जो गेम्स आप लोग रेंट पे लेंगे वो होंगी x, ठीक है। क्योंकि x क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, तो जितनी ज़्यादा वीडियोस और गेम्स आप लोग लेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी। तो वीडियो और गेम्स की वजह से कॉस्ट बढ़ेगी। तो वीडियोस गेम्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कॉस्ट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए हम लोग कॉस्ट को y कहते हैं और वीडियो गेम्स को हम लोग x कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो b क्या है? हमारा 2 है और उसके बाद a हमारा क्या है? वो है 5 है, ठीक है। $2 जो हम लोग देखिए, यानी कि वीडियो गेम्स के लिए जो आप लोग है ना, आप लोगों की जो कॉस्ट है वो क्या है? 2 है और उसके बाद जो उसको हम लोग कहते हैं b, ठीक है। और जो 5 है ना, ये आप लोग a कहते हैं। 5 क्या है आप लोग की जो टोटल कॉस्ट है। अच्छा, हमने b की जगह पे 2 और a की जगह पे हमने 5 क्यों पुट किया? जनरल जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें जो वैल्यू b की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। स्लोप आप लोगों को ये बताती है कि y वेरिएबल में कितना चेंज आएगा जब x इंक्रीज हो जाएगा 1 पॉइंट, ऐसा ही है। तो b क्या है? हमारी स्लोप है, ठीक है। तो जो है ना अच्छा, स्लोप यहाँ पे क्या है? b इज इक्वल टू 2 हमने रखी, क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी ना वो इंक्रीज होगी $2 से, ठीक है। वैल्यू ऑफ जो a थी उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये आपको डिटरमिन करेगी कि जब x की वैल्यू 0 हो जाए तो उस वक्त आपकी y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी जब ये वाली x की वैल्यू बिल्कुल हम लोग 0 भी कर दे तो, ठीक है। तो a आप लोगों को क्या होता है? वो इंटरसेप्ट होता है और जो आप लोगों का जो b होता है ना वो उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, ठीक है। अच्छा, a वैल्यू आइडेंटिफाई करती है उस पॉइंट को कि कहाँ पे लाइन y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट होगी। अब वीडियो स्टोर है एग्जांपल में, ठीक है। अब वहाँ पे a आप लोग 5 रखते हैं, जहाँ पे जो मेंबरशिप आपकी $5 चार्ज होती रहेगी, इवन कि अगर आप लोग वीडियो कोई भी रेंट पे नहीं भी लेते तो, ठीक है। इसी वजह से जो a है ना आप लोगों की, हम लोग कहते हैं कि a और b ये कॉन्स्टेंट्स जो है वो रहते हैं जो आप लोगों के सिनेरियो में आप लोगों को बताए हुए होते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो डेवलप की गई है, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड जो आप लोगों को बताया गया है बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन को डिटरमिन करने के लिए, उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। और जो आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन आती है उसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन का गोल यही होता है कि आप लोगों ने सबसे वो वाली स्ट्रेट लाइन ढूंढनी होती है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट हो रही होती है एक्चुअल लाइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो आप लोग ये पहले डिसाइड करें ना, हम लोग पहले ये समझे कि बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है। बहुत सारे हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं मखसूस किस्म के, उसमें ये भी पॉसिबल होता है कि बहुत सारी लाइंस आ रही होती है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस आ रही होती हैं डेटा के सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द। अब वो जो लाइंस होती हैं उनको आप लोग डिफाइन करते हैं लीनियर इक्वेशन के साथ, यानी कि y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए। बी और ए हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स हैं
और इसमें जो बी क्या है वो स्लोप को जो है वो कर रही होती है डिटरमिन, और जो ए है वो वाई इंटरसेप्ट को डिटरमिन कर रहा होता है। अब हर इंडिविजुअल लाइन की अपनी अलग अलग वैल्यू आएगी बी और ए की। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कौन सी इसमें से सारी लाइंस में से स्पेसिफिक लाइन है जो एक्चुअल डेटा पॉइंट्स के साथ बिल्कुल बेस्ट फिट आ रही है। ठीक है, इसके लिए आप लोग देखते हैं लीस्ट स्क्वेयर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ये आप लोग डिटरमिन करते हैं, ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन सी लाइन सबसे अच्छे से जो है ना वो डेटा पॉइंट्स के साथ फिट आ रही होगी। पहला स्टेप ये होता है कि आप लोग मैथमेटिकली डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं लाइन का, और जो हर डेटा पॉइंट होता है उसके दरमियान कितना कितना डिस्टेंस है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के डेटा पॉइंट्स होते हैं, लाइन का हर डेटा पॉइंट के साथ अलग अलग से आप लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर जो एक्स वैल्यू होगी डेटा की, और फॉर एवरी एक्स जो लीनियर इक्वेशन डिटरमिन करेगी हर लाइन की जो वाई वैल्यू होगी ना उसको। ठीक है, एक्स वैल्यू आपके पास होगी, वाई वैल्यू को आपने डिटरमिन करना होगा, तो उसके लिए आप लोग लीनियर इक्वेशन को इस्तेमाल करके डिटरमिन करेंगे। अब वैल्यू जो आपके पास आएगी ना वाई की, वो हम लोग कहेंगे वो है क्या है, हमारे पास वो प्रिडिक्टेड वाई है। ठीक है, और उसको हम लोग वाई हैट के साथ आप लोग इसको पढ़ते हैं। अब जो डिस्टेंस पाया जाएगा ना आप लोगों की प्रिडिक्टेड वैल्यू में और एक्चुअल वैल्यू में, उसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट। इससे आप लोगों को डिस्टेंस का पता चल जाएगा। अब कुछ डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं, कुछ जो है वो नेगेटिव होते हैं। अगला स्टेप क्या होगा कि आप लोगों ने हर डिस्टेंस का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि टोटल एरर आपने डिटरमिन करना है। टोटल एरर आपने जब डिटरमिन करना है लाइन में और हर डेटा में जितने भी एरर्स हैं उनके टोटल एरर को डिटरमिन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि हर डेटा पॉइंट्स के लिए आप लोग जो स्क्वेयर्ड एरर्स है वो आप लोग ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो क्या होगा कि आपकी लाइन और डेटा के अंदर जो ओवरऑल जो स्क्वेयर्ड एरर है वो कितना है। यानी कि टोटल स्क्वेयर्ड एरर को आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप लोगों ने y को देखना है, माइनस आप लोग क्या करेंगे जो प्रिडिक्टेड y की वैल्यू है वो, यानी कि y हैट, उसका सारा आप लोग पहले जो है वो स्क्वेयर्स ले लेंगे, और फिर आप लोग क्या कर लेंगे उसका आप लोग सम फाइंड आउट कर लेंगे। बेस्ट फिटिंग लाइन वो होगी जिसमें ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी ना टोटल स्क्वेयर्ड एरर की, वो सबसे कम होगी। जो सबसे कम वैल्यू आ रही होगी वो बेस्ट फिटिंग लाइन होगी, जिस लाइन की सबसे कम वैल्यू आ रही होगी। अब जो आपके पास लाइन आएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीस्ट स्क्वेयर एरर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा b को फाइंड आउट करना आपने कैसे होता है कि b इज इक्वल टू, उसके लिए ये फार्मूला होता है एस पी डिवाइडेड बाई एस एस एक्स। ठीक है, एस पी क्या है हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, और एस एस एक्स क्या है सम ऑफ स्क्वेयर्स फॉर द एक्स कोड, यानी कि जितने आपके पास एक्स कोड्स हैं उनका सम ऑफ स्क्वेयर। अच्छा, उसके बाद इसका एक और फार्मूला भी होता है, अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन दे दी जाए तो उसके लिए फार्मूला होता है बी को कैलकुलेट करने का आर इज इक्वल टू एस वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ जो y वेरिएबल है वो, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x वेरिएबल, और साथ में आप लोग ये जो है ना वो r हमारे पास क्या होगा, पियर्सन कोरिलेशन होगा। ठीक है, और a को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है a इज इक्वल टू एम वाई माइनस बी एम एक्स। अच्छा, ये जो फार्मूलाज हैं इनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग लीनियर इक्वेशन को आप लोग डिटरमिन कर सकते हैं, और उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि y वैल्यूज की बेस्ट प्रिडिक्शन कौन सी है। इस इक्वेशन को हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन फॉर y बोलते हैं। अच्छा, y हैट आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना होता है, y हैट के लिए होता है बी एक्स प्लस ए। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चलते हैं। हमारा यहाँ पे गोल क्या है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि b और a की वैल्यूज को अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, b की वैल्यू को फाइंड आउट करने का हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा, a की वैल्यू को फाइंड आउट करने का हमने ये फार्मूला पढ़ा। b और a की वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाएंगी तो आप लोगों के पास रिजल्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी, y हैट इज इक्वल टू x प्लस 4 कहाँ से आई, जो a की वैल्यू और x कहाँ से आई, यहाँ पे bx होता है तो b की वैल्यू 1 थी तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ x आ गया। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है y की। अब हमेशा प्रिडिक्टेड वैल्यू में और एक्चुअल डेटा में हमेशा कोई ना कोई एरर मौजूद होता है, और ये वाला अमाउंट ऑफ एरर डिफरेंट होता है पॉइंट टू पॉइंट। एरर्स का ताल्लुक होता है कोरिलेशन के मैग्नीट्यूड के साथ। जब कोरिलेशन 1 के करीब हो तो जो डेटा पॉइंट्स हैं इसका मतलब क्या है कि वो लाइन के क्लोज होंगे तो ओवरऑल एरर स्मॉल होगा। अगर कोरिलेशन
जीरो के करीब होगा तो इसका मतलब क्या है, कोरिलेशन कम पाया जाता है। पॉइंट्स लाइन के दूर दूर होंगे तो वहां पे एरर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पेपर में आता है ना कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, जस्ट आप लोग उसको डिफाइन करना है और साथ में रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला आप लोगों ने बता देना बस। अच्छा, उसके बाद है एस्टिमेटेड एरर ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आपको देता है कि कितना स्टैंडर्ड डिस्टेंस पाया जाएगा, कितना फर्क होगा प्रिडिक्टेड बाय वैल्यू में और एक्चुअल बाय वैल्यू में। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट स्टैंडर्ड डिवीजन की तरह ही होता है, दोनों ही आप लोगों को स्टैंडर्ड डिस्टेंस के बारे में बता रहे होते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो सेम वही तरीका है जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग करते हैं। यानी कि इसमें आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्ड डिविएशंस को फाइंड आउट कर लेंगे, एस को, और सम ऑफ स्क्वायर्स को हम लोग कॉमनली एस रेजिडुअल यहाँ पे बोलते हैं जब हम लोग रिग्रेशन इक्वेशंस की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप लोग वेरिएंस को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि एस को डिवाइड कर देंगे आप लोग डी एफ के साथ। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के लिए आप लोग क्या करेंगे, एस और डिवाइडेड बाई डी एफ, और ऊपर आप लोग अंडर रूट ले लेंगे, और इसका ये जो दूसरा फार्मूला है ना वो ये होता है। ठीक है, तो वैसे तो ये आप लोगों को वो नहीं कहते कि ये फार्मूलाज वो आप हमें ये कैलकुलेट करके बताएं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज होते हैं ना तो वो नहीं बताते वैसे आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग एहतियातन लिख लें और उसको याद कर लें। वही है, तरीके वही होते हैं, जस्ट साथ में थोड़े बहुत सिंबल्स चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, रिग्रेशन की क्या एजम्पशंस हैं, डेटा आप लोगों को लीनियर होना चाहिए तभी आप लोग रिग्रेशन को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दो वेरिएबल जो ऑब्जर्वेशंस के लिए जो रेजिडुअल आपकी टर्म्स हैं वो अनकंट्रोल होनी, यानी कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशंस आप लोगों की ऑटो कोरिलेशन के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, और इसको ऑटो कोरिलेशन को आप लोग चेक कर सकते हैं डर्बिन वाटसन टेस्ट से। एमसीक्यू चाहिए आपको याद कर ले, डर्बिन वाटसन टेस्ट से आप लोग ऑटो कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये आप लोगों को ये भी बता देता है कि करीब करीब जितने भी रेजिड्यूल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं या नहीं हैं, और रेजिड्यूल टर्म्स की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ये भी एक एजम्पशन है। दूसरी ये कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरर्स होने चाहिए, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका मीन जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस है प्रिडिक्टेड वेरिएबल में जो ऑब्जर्व डेटा के अंदर वो ज़्यादातर ज़ीरो होना चाहिए या क्लोज टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और जो डिफरेंसेस हैं वो अगर ज़ीरो से ग्रेटर ना आए तो वो बहुत कम ऐसा होता है, वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स हैं यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्वांटिटेटिव होनी चाहिए या फिर कैटेगोरिकल होने चाहिए, जिसमें दो कैटेगरीज हों, और जो आउटकम यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका क्वांटिटेटिव होना चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ओके, परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी नहीं मौजूद होनी चाहिए। कोलिनियरिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो वेरिएबल्स एक ही तरह से जो है ना उनके अंदर रिलेशनशिप आ जाए तो हम लोग उसको मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। तो मॉडल के अंदर अगर एक से ज़्यादा प्रिडिक्टर है तो सारे के सारे प्रिडिक्टर्स के अंदर कोई भी परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं मौजूद होना चाहिए, और जो प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स हैं उनके अंदर जो कोरिलेशन की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। आज का जो लेक्चर है इसमें आप लोगों ने एक तो इन एजम्पशंस को माइंड में रखना है, ठीक है, और दूसरा ये जो दो तीन फार्मूलाज है ना, इसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का हो गया, और उसके अलावा जो आप लोगों का हो गया y का जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो याद कर लें, और a का फार्मूला और b का फार्मूला बस, और बाकी पता होना चाहिए कि ये रिग्रेशन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। अगला जो लेक्चर नंबर हमारा 38 होगा उसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अगर शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।